नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल-फिलहाल जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 होने वाला है, यानी 12 अक्टूबर को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। और वैसे में जो है पिछला दिन जो है बात करें, तो एक जो है सीसेट का आपको टेस्ट जो है कराया गया था, जिसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसको करा दिया जाएगा। अभी से हम लोग वो टेस्ट जनरली देखेंगे। एक तो फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे, और दूसरा जो है जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, वो टेस्ट हम लोग देखेंगे। तो वैसे में आज हम लोग जो है टेस्ट जो देख रहे हैं, ये संस्कृति आईएएस का देख रहे हैं, और इस संस्कृति आईएएस का टेस्ट नंबर 3 है। और इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पता ही है कि वेटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा होता है, और काफ़ी शानदार सा प्रश्नों का कलेक्शन है। यानी एक कंसेप्चुअल प्रश्न भी है, प्लस सीक्वेंस जैसे लगाने को आपको पूछा जाता है यूपी के एग्जाम में, और सब वैरायटी का प्रश्न कवर किया गया है। चलिए जो है इसका एक-एक करके देखते हैं, और आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, अभी आप लोग को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लेक्चर जो है मिलता रहेगा। और 25 तारीख से मैं बताया हूँ कि 25 तारीख से जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फुल लेंथ का टेस्ट जो है दिया जाएगा। तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस सेल्फ से भी करते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य पद का सही विवरण प्रस्तुत करता है। यानी डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। देखिए औपनिवेशिक शक्ति द्वारा किसी देश को पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं दिया जाएगा। केंद्र में नाम मात्र के प्रधान के रूप में वायसराय और प्रांतों का पूर्ण स्वायत्ता। औपनिवेशिक शक्ति को जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन करने का अधिकार। परतंत्र देशों को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्तों पे स्वशासन प्रदान करना। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही। जो भी प्रतंत्र देश है, जो भी जहाँ भी कोई औपनिवेश बनाया है, तो जो भी औपनिवेशिक शक्ति है, उसके प्रति आपको क्या निष्ठावान बने रहना होगा, और उन्हीं की शर्तों पे स्वशासन करना होगा। आप सभी को कहानी पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है भारत में, वो भारत को एक औपनिवेशिक जो है अपने राज्य बना लेती है। और वैसे में देखें तो सबसे पहले जो है तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा जो है ये मांग रखा जाता है डोमिनियन स्टेटस का। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, वहाँ भी ये बात रखी जाती है, ठीक है, कि हमको जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। लेकिन आगे चल के जो देखेंगे तो जो 1929 वाला लाहौर अधिवेशन होता है, वहाँ पे अब जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है। बाकी 1929 में ही जो मैकडोनाल्ड हैं, उनके द्वारा जो नवगठित सरकार थी, वो घोषणा करती है कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना ही है। यानी डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। खैर, अगला प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में कौन जो है गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी के देखिए नरहरि पारिक है, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। बताना है कितना आंसर इसमें सही है। देखिए आपको पता ही है कि चंपारण के बारे में, ठीक है, 3 कट्ठिया पत्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती को लेके ये पद्धति था, और नील की खेती करने वाले पे शोषण था, और वैसे में गांधी जी के द्वारा जो है वहाँ पे पहुँच के और बिल्कुल इसको सफलतापूर्वक जो है इसमें सक्सेस हासिल किया गया। और उसमें जो है इनका नरहरि पारिक भी साथ देते हैं, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, डी ही बन जाएगा। ठीक है। और बाद में देखेंगे तो गांधी जी के सामने जो है सरकार जो है, एक तो गोरे बागान मालिकों का जो अवैध वसूली है उसका 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पे राजी भी इसमें होती है। ये सब लोग इनका साथ दिए थे। अनुग्रह नारायण सिंह है जो यहाँ पे नहीं दिया है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शंभू नारायण वर्मा। तो ये सब भी आप लोग याद रख सकते हैं नाम, इन सब के अलावा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपना नाइट का जो है उपाधि वो त्याग कर दी थी। कौन थे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अय्यर हैं, जगत नारायण, एंड्रूज। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए, एस सुब्रमण्यम अय्यर ही हो जाएगा। ठीक है। होम रूल के सदस्य की गिरफ्तारी को लेकर, अब होम रूल के बारे में अभी बात की है कि एक तिलक के द्वारा बनाया गया आपको अप्रैल के आसपास, अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। और उसके बाद सितंबर जो है 1916 में एनी बेसेंट का ज़्यादा जो है भारत में जो है सखा था, और ज़्यादा प्रसार प्रसार मतलब एनी बेसेंट वाले शाखा का था। बाकी दोनों शाखा काम कर रहा है।
और 1917 में वेसेंट और उनके सहयोगी जो थे बी ही बाडिया और जॉर्ज जो है अरुंडले, इन्हीं को गिरफ्तार किया गया और इसी के गिरफ्तारी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया देखने को मिला और सुब्रमण्य अय्यर ने अपना जो नाइट का उपाधि है वो त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये सब कहानी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा सही है। तो देखिए लिखा है कि आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति, पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास, सांख्य और उपनिषद दर्शन के प्रेरणा के स्रोत। यहाँ पे देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पता ही है कि भारतीय संस्कृति और विचारों से अत्यधिक प्रभावित होने वाला जो पश्चिमी विद्वान द्वारा प्रारंभ किया गया था। और आप सभी को पता है 1875 में ही मैडम एचपी जो है ब्लास्टवेस्की नाम की जो महिला थी, उन्हीं के द्वारा इसका नींव जो है अमेरिका में रखा गया है। ठीक है, और बाद में इसका मुख्यालय मद्रास का डीआर वगैरह में भी बनाया जाता है। तो बिल्कुल इस के मानने वाले जो है ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक हर्षोन्माद, अंतर्ज्ञान द्वारा प्राप्त प्रयास करते थे, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास भी रखते थे, सांख्य और उपनिषद दर्शन से प्रेरणा से स्रोत वगैरह भी लेते थे। तो सब यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कथन और कारण है, रेडिकल राष्ट्रवादियों ने गांधी इरविन समझौते से असहमति व्यक्त की। इस समझौते में राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य की अवहेलना की गई। तीसरा है, सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग को विचार नहीं किया। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है जहाँ कथन 3 दिया रहता है और यूपीएससी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, तो यहाँ पे टेस्ट डाला गया, हो सकता है कहीं आपके जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रेडिकल जो है राष्ट्रवादियों ने गांधी इरविन समझौते से असहमति तो व्यक्त की थी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। गांधी इरविन समझौता आपको पता है 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 को इसको दिल्ली समझौता भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो लिख रहा है कि इस समझौते में राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को अवहेलना की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता का, बात सही है। सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा का आजीवन कारावास से परिवर्तित करने की मांग पर विचार ही नहीं किया था। ठीक है, और ये गांधी जी का बड़ा भूल भी बताया जाता है कि अपने बात वगैरह नहीं मनवा सके। बिल्कुल देखिए दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है और एक का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सारा आपको कहानी पता ही है। ठीक है, गांधी इरविन में कुछ गांधी जी अपना बात रखते हैं इरविन के द्वारा और फिर जो है गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और कांग्रेस कुछ शर्त पे जो है कांग्रेस के द्वारा जो सविना वगैरह चलाया जा रहा था वो स्थगित कर दिया जाता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय जो है लिया जाता है। ठीक है, ये सब कामें जो है हो रही थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य थे। सैडलर में भारतीय सदस्य कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लिख रहा है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, आशुतोष मुखर्जी, गुरु दास बनर्जी, जियादीन अहमद। ठीक है, देखिए आपको पता ही है कि 1917 में, ठीक है, सरकार के द्वारा जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उसी की संभावना पर अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग का नियुक्ति किया गया था। जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर एम ई सैडलर, उन्हीं की अध्यक्षता में। और इस आयोग में देखा जाए तो 2 भारतीय थे, एक तो कौन थे, आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे थे जियादुद्दीन अहमद। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, बी। अगला देखिए, गंधमक की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य संपन्न हुई थी। अंग्रेज नेपाल, अंग्रेज बर्मा, अंग्रेज तिब्बत, अंग्रेज और अफगानिस्तान। सही उत्तर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी ही। ठीक है, अंग्रेज और अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के साथ संबंधों को लेके स्थायी बनाने के लिए भारत की जो ब्रिटिश सरकार है 2 युद्ध लड़ती है, आपको पता ही है। 1841 काबुल में विद्रोह जब छिड़ जाने के पश्चात ब्रिटिश सेना को अफगान सरदारों के साथ समझौता के लिए जो है मजबूर होना पड़ा था। और दूसरा जो है 1842 ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से काबुल पर अधिकार कर लेती है और जो दोस्त मोहम्मद है उनको अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक मान भी लिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया कि पूर्ण स्वराज को भारत का उद्देश्य घोषित किया गया? तब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं पूर्ण स्वराज कब, 25 में, 27 में। तो देखिए लाहौर का अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे 1929, वहीं पे जो है अब लक्ष्य रखा गया पूर्ण स्वराज का, स्वशासन से आगे निकलकर। बाकी आपको पता है 1931 कराची अधिवेशन सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है इसमें किया गया था। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति वगैरह दी गई थी। ठीक है। 1927 वाला आप सभी को पता ही होगा, मद्रास में हुआ था, एम एन अंसारी के द्वारा अध्यक्षता जो है इसमें किया गया था। तो साइमन कमीशन का यहाँ बहिष्कार जो है आपका किया गया था। ठीक है। और 1925 में तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था। तो पहली बार जो है देखा जाए तो भारतीय महिला सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्षता जो है करती है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है, बताइए। ठीक है। बताना है सुधार से कौन संबंधित है, और वो भी किसको लेके, सिविल सेवा को लेके। ठीक है। स्लिंगटन आयोग, ली आयोग, फ्रेजर आयोग और एचिंसन आयोग। देखिए यहाँ पे लिंकिंसन आयोग के अलावा देखिए तो ली आयोग और एचिंसन आयोग, ये सब किसको लेके था, सिविल सेवा को। तो ऑप्शन आपका डी ही बन जाएगा। इस्लिंगटन आयोग जो है 1912 में नियुक्त किया गया था। उद्देश्य था कि उच्च पद पे विशेष रूप से जो भारतीय प्रशासक सेवा है, भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार वगैरह करना। ठीक है। ये था। ली आयोग भी आपका 1924 का था। ठीक है। ये चिंसन आपको बताया। इलिंगस्टन जो है 1912। अब देखिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना है, सीक्वेंस लगाने को भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो ली आयोग 1924 का था। सरकार के द्वारा जो है फारेहम लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारतीय सार्वजनिक सेवाओं को जो है संरचना पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। इसके अलावा देखिए तो कर्जन के द्वारा जो है फ्रेजर की अध्यक्षता में, ठीक है, फ्रेजर की अध्यक्षता में आपको पुलिस आयोग गठित किया गया था। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन को नहीं रखे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, बताना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। देखिए लिम न्यू लेम्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष का बिल्कुल सही है। ठीक है। 1893 में प्रकाशित किया गया था। भारत के एक दार्शनिक कवि थे, लेखक थे, इनके बारे में आपको जानकारी है ही। अरविंदो आश्रम भी 1926 आते आते बना लेते हैं। ठीक है। अगला जो दिया है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। 1882 में लिखा गया था इनके द्वारा। ठीक है। और काफ़ी भारतीय देखे तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर काफ़ी गहरा छाप इसका पड़ता है आनंद मठ का। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही ही है। तो 1988 में इसको प्रकाशित किया गया था। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जयप्रकाश नारायण। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जो है ये राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है। राम मनोहर लोहिया, ना कि जयप्रकाश नारायण। यही आपका आंसर बन जाएगा। कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण दस्तक निम्नलिखित में से क्या था। दस्तक ये कंपनी द्वारा नवाब को दिया जाने वाला राजस्व था। कंपनी के कर मुक्त व्यापार का एक परमिट था। नवाब द्वारा कंपनी को प्रदत्त फैक्ट्री निर्माण की अनुमति पत्र। कंपनी को प्राप्त चटगांव जो है बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही, कंपनी के कर मुक्त व्यापार का परमिट ही था ये। ठीक है। ये दस्तक जो है और इसी को लेके जो है वाद विवाद भी हुआ था। ठीक है। दस्तक पत्र जारी किया जाता था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि कंपनी के जो भी अभिकर्ता होंगे उनको अधिकार दिया जाता था कि प्रांत के अंदर चुंगी अदा किए बिना कहीं भी व्यापार वगैरह कर सकते हैं। और इसी को लेके देखेंगे तो आपको मीर कासिम वगैरह को लेके जो है आगे चल के विवाद वगैरह होता है। ठीक है। 1762 के आसपास। ठीक है। मीर कासिम जो है इसका घोर विरोध करता है और बाद में इसके मांग को रोका जाता है। और इस बात पर कोई जो है कंपनी ध्यान नहीं देती है। और मीर कासिम क्या करता है, सभी के लिए पूरी चुंगी माफ़ कर देता है, सभी के लिए, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं। अब इससे सभी व्यापारी समान प्रकार के लाभ प्राप्त हो सके। और ऐसे में कंपनी कर्मचारी अपनी गैर कानूनी आमदनी को उनका घटने लगता है, जो भी चुंगी वगैरह बेच वगैरह के कमाते थे। अगला देखिए कलकत्ता जो है मदरसा संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बनारस को निम्नलिखित में से किसने स्वयं क्षरण होते अंधकार के मंदिर जो है कहा था, बताइए।
ये स्टेटमेंट किसका था? कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज बनारस को लेके, कि स्वयं क्षरण होते अंधकार के मंदिर। देखिए, तो ये टीवी मैकाले के द्वारा ये स्टेटमेंट ये आपको बोला गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1700 जो है 81 में, 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनाया गया था 81 में। उसके बाद देखिए तो 1791 में, ठीक है, बनारस हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था डंकन के प्रयासों से। उद्देश्य यही था, भारत का शासन चलाने के लिए अधिकारियों को क्या करना? प्रशिक्षित वगैरह करना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? वास्तविक, अल्मीडा है, कैब्रल है, अल्बुकर्क। आपको पता ही है कि वास्को डी गामा पहले कालीपट पहुंचते हैं 20 मई के आसपास। ठीक है, के बाद दूसरी बार जो है, पहली बार तो वास्को डी गामा 1498 में, दूसरी बार 1501 में, ठीक है, पहुंचते हैं। फिर एक बार और यहाँ पे, और यहीं पे उनका देहांत भी खैर हो जाता है। वास्तविक संस्थापक इसको अल्बुकर्क को ही माना जाता है। वजह क्या है कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा, उसके अलावा देखा जाए तो गोवा ही नहीं, भारत से भी बाहर हट के जो है काफ़ी सारा जो है द्वीपों को अधिकार में लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। बाकी आपको पता है ये अल्मीडा है, और इनसे रिलेटेड एक बात याद रखेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आते हैं, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो महासागर में नियंत्रण के लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत, सोम प्रकाश। देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में पता ही है, आधुनिक भारत के समाज सुधारक में सबसे अग्रणी रहे थे। आधुनिक भारत का जनक, इनको पुनर्जागरण का पिता, प्रभात का तारा, बहुत सारी उपाधियों से इनको जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, बंगाल में इनका 1772 में इनका जन्म होता है। फिर एक जो है ये आत्मीय सभा बनाते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज इनके द्वारा 1828 में बनाया जाता है। समाज में जो है सुधार के लिए बहुत जो है बेहतर इनके द्वारा काम किया जाता है। इनके द्वारा संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत सब इनके द्वारा था। ठीक है, इसमें जो है सोम प्रकाश इनके द्वारा था। आप लोग कमेंट करके बताएं सोम प्रकाश किसका था? ठीक है, सोम प्रकाश जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। औपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में रेल निर्माण पूंजी निवेश में प्रमुख क्षेत्र बन गया था। रेलवे का निर्माण लाभ की गारंटी, 5% की लाभ की गारंटी की व्याख्या पर आधारित थी। बताइए कौन कथन इसमें सही है? देखिए, तृतीय चरण में देखिए, पहला था वाणिज्यिक चरण आपका 1757 से लेकर 1813 तक। ठीक है, और इसमें तो पूरा कंपनी के लोग लूटपाट मचाए थे। ठीक है, दूसरा जो चरण था आपका, द्वितीय चरण, 1813 से लेकर 1858 तक। ठीक है, मुक्त व्यापार था, और इस समय कच्चे माल के स्रोत के रूप में परिवर्तित ब्रिटिश उत्पाद वो बाजार वगैरह बन गया था। यानी कच्चे माल ले जाते थे और फिर जो है प्रोडक्ट अन्य देशों में पहुंचाते थे। तृतीय चरण जो था 1858 के बाद का, ये आर्थिक साम्राज्यवाद का जो है चरण कहा गया, क्योंकि इसमें बैंक, विदेशी व्यापारिक संस्था के नियंत्रण में जो है ब्रिटिश पूंजी एक तरह से देखें तो आ गया था। ठीक है, इसी में औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में खूब सारा एक्टिविटी देखने को मिला। ठीक है, और इसी के अंतर्गत देखेंगे तो तृतीय चरण में ही रेल निर्माण, बिल्कुल रेल निर्माण में जो है काफ़ी निवेश वगैरह होने लगा था। तो बिल्कुल पहला वाला कथन क्या है आपको? करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि रेल निर्माण उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया था पूंजी निवेश के लिए। ठीक है, क्लियर है? रेलवे, बागान, खाद्यान्न, बैंकिंग, सड़क, इस सब पे ज़्यादा निवेश हो रहा था उस समय। दूसरा, लाभ की गारंटी बिल्कुल 5% का उस समय दिया जाता था। सरकार के द्वारा 5% ब्याज की गारंटी दिया जाता था अगर रेलवे में आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। रेल निर्माण में ब्रिटेन का कोई भी पूंजीपति जितना पूंजी लगाता है उस पर सरकार के द्वारा 5% गारंटी भी दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे में दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला देखिए, कांग्रेस का जो रामगढ़ का अधिवेशन है, इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए। देखिए, मौलाना मोहम्मद अली है, मौलाना। 1940 का अधिवेशन, तो 1940 में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है,
रामगढ़ का अधिवेशन था ये। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गठित पहला आधुनिक मजदूर संगठन था? पहला आधुनिक मजदूर संगठन। ठीक है, ये पहला, ये कौन था आपका? पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिख गया, मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, कब? 1918 में भारत का ये पहला आधुनिक मजदूर संगठन था, बीपी बाडिया के द्वारा ये गठित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन का स्थापना ILO में भारत के जो है सदस्यता और राष्ट्रवादियों का सहयोग ने भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को बढ़ावा दिया 1919 में। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, 1918 में बनता है। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना ये जो है दिया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अगर कांग्रेस का स्थापना देखा जाए तो 1920 में होता है। ठीक है, हेमेन जोशी और जोसेफ जो है बेपिस्टा और लाला जो है लाजपत राय के प्रयास से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना किया जाता है, जो ये दिया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये कब बनता है आपको? 1929 में बनता है। जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है बिल्कुल आपके काम का आता है, इस सबको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष जो प्रस्तुत 11 सूत्री मांग थी, निम्नलिखित में से कौन शामिल थी, पूछा गया है। देखिए ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा है, 1 2 4 है, 2 3 5 है, 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री जो मांग रखी गई थी, देखिए राजनीतिक कैदियों का रिहाई बिल्कुल इसमें शामिल था। ठीक है, पूर्ण शराबबंदी भी था, सेना में व्यय को 50% तक कटौती कर देना, ये भी करेक्ट ही है, नमक कर की समाप्ति थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए तो आत्मरक्षा एक हथियार रखने की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है, ये सब यहाँ पे था आपको। तो ऐसे में ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका डी। ठीक है, अगला देखिए, एका आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चलता रहा था, निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व प्रदान की थी एका आंदोलन की? देखिए एका आंदोलन आपको पता ही है कि इससे कौन जुड़े हुए थे, बाबा रामचंद्र थे नहीं, मदारी, मदारी पाशा। ठीक है, पासी या पासा जो भी है। ठीक है, आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। ठीक है, लेकिन मदारी पाशा सहदेव इसमें नेतृत्व कर रहे थे, दोनों निम्न जाति से किसान थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में जो लगान में वृद्धि और उपज में तुली को लेके ये किसानों का आंदोलन था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कितना इसमें जो है सही सुमेलित है। ठीक है, 1 2 3 4 बता सकते हैं आप लोग। देखिए काकीनाडा अधिवेशन 1923 ले रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली, काकीनाडा 1923 बंगाल प्रांत में ही वर्तमान में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में हुआ था ये, मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल पहला वाला सही है। ठीक है, 38वां अधिवेशन था ये। कानपुर 1925 एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए कानपुर वाला 1925 अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा की, एनी बेसेंट नहीं थी इसमें। कौन थी? 40वां अधिवेशन में सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। हरिपुरा 1938 बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, कोई डाउट है नहीं। और ये 51वां था। ठीक है, वैसे में दो सही हो रहा है, दो गलत, तो ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शाह प्रथम के बारे में पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। देखिए लिखा गया है कि इसमें हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, मराठों के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए पहला तो सही है, हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का नीति जो है अपनाया गया। ठीक है, इसके अलावा देखें, मराठों के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा, मराठों को अधिकार देखिए दिया गया था, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया गया था। बड़ी चालाकी से क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए। ठीक है, मराठा सरदार को दक्कन में सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन चौथ का नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे में दूसरा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर केवल एक। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस सिख जो है गुरु ने लोहगढ़ के किले का निर्माण कराया था? ठीक है, क्या आंसर बनेगा? सही उत्तर बन जाएगा आपका अंगद देव अर्जुन है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, लोहागढ़ या लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अंबाला के उत्तर पूर्व में ही हिमालय की तराई में बनाया गया था। ठीक है, बाकी गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड आपको जानकारी पता ही है। इनका जन्म जो है 1666 में पटना साहिब बिहार में ही होता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है देश में धर्म स्वतंत्रता रक्षा के लिए सिखों को संगठित करने के लिए सैनिक प्रयोग में पूरा सीख को ढालते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न। अवध के नवाब जो है सफदरजंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। दिख रहा है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त हुआ, केंद्रीय कोष में राजस्व भेजना बंद किया, प्रशासन में स्थानीय हिंदुओं की नियुक्ति की, मणिपुर के युद्ध में अब्दाली का साथ दिया। क्या आंसर बनेगा? देखिए, अवध के नवाब सफदरजंग के बारे में पूछा गया है। पहला सही है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था। ठीक है, उसके अलावा प्रशासन में स्थानीय हिंदू का नियुक्ति भी किया था। ठीक है, केंद्रीय कोष में राजस्व भेजना बंद किया था, ये गलत है आपको। ठीक है, और मणिपुर में अब्दाली का साथ बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख जो है बोला जाता था? लंपट मूर्ख, देखिए ये बहादुर शाह प्रथम जहादार शाह को ही। ठीक है, 1712 में आपको पता है बहादुर शाह का मृत्यु होता है, उसके बाद जो है जहादार शाह। ठीक है, और इतिहासकार एक था इरादत खां, वही इसको लंपट मूर्ख का संज्ञा देता है। ठीक है, ये अंतिम युग मुगल अगर शासक बोला जाए तो बहादुर शाह प्रथम ही था, इसके बाद जो आए ठीक है अपने हरम में खोए रहते थे हमेशा वो लोग। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद से स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना की? हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश, शहादतुल्ला खां, शहादत खां, अली मोहम्मद खां, चिनकलीज खां। चिनकलीज खां ही स्वायत्त राज का स्थापना किया था। ठीक है, दक्कन वाला जो हैदराबाद था 1724 में। ठीक है, अगला देखिए, 18वीं जो है सदी में पारंपरिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों में तेजी से गिरावट देखी गई। इस समय शासक जो है विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण सांस्कृतिक क्रियाकलापों में खर्च नहीं कर सकते थे। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, पहला तो सही है, 18वीं शताब्दी तक आते आते जो पारंपरिक संस्कृति था उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिला। ठीक है, में कोई जो है डाउट नहीं है। बाकी दूसरा बताइए सही है क्या? देखिए, विदेशी शक्तियों के दबाव में नहीं। ठीक है, कहानी ये था कि 18वीं सदी तक आते आते भारत भारत में बहुत सारा विषमता आ गया था, विरोधाभास आ गया था, आर्थिक रूप में केवल कृषि ही लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, चूंकि उस समय देखेंगे तो शासक लगातार युद्ध करते रहते थे। ठीक है, तो कृषि भूमि की दशा जो है सुधारने का समय भी नहीं था। वो बिल्कुल दूसरा वाला सही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन हम लोग जाएंगे सी की ओर, ये सही है लेकिन आर गलत है। मराठा प्रशासन में सहोत्रा शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? कृषि जोत का आकार, चौथ का भाग, न्याय प्रशासन का अधिकारी, ग्राम का प्रमुख। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथ का ही भाग था ये। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? अंतिम। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, सरफराज अली। तो देखिए, पूछ रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, ये बिल्कुल मुर्शिद कुली खां ही था। उसके बाद तो स्वायत्त राज का स्थापना कर लिया गया था। टीपू के राज्य में किसानों को संरक्षण मिलता था और उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया जाता था, ये कथन इस ब्रिटिश अधिकारी का जो है दिया गया है? वारेन हेस्टिंग, कर्नवालिस, जॉन सोर। तो देखिए, जॉन सोर के द्वारा ये स्टेटमेंट ये बोला गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जो सिखों में गुरु रहे हैं उनके द्वारा कौन कौन सा काम वगैरह किया गया? गुरु अंगद देव, देखिए गुरुमुखी लिपि का विकास किए। गुरु रामदास, ये जो है अमृतसर मंदिर का स्थापना।
गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ का, और हरगोविंद जो है सैन्य कला। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? बी। एक रिवीजन आपको मैं कराया था 70+ सीरीज करके, वहाँ पे सब बात आपको बताया गया था। उसको जाके सीरीज को आप लोग देख लेंगे, एक अच्छा खासा आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका में नील विद्रोह का समर्थन किया गया था? नील विद्रोह का। अमृत बाजार है, हिंदू पेट्रियाट है, संवाद कौमुदी है, युगांतर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू पेट्रियाट। नील विद्रोह का समर्थन। ठीक है, नील विद्रोह आपको पता ही है, 1859-60 किसानों का सफल विद्रोह रहा था। ठीक है, और 1859 के मध्य तक देखा जाए तो ये शुरुआत होता है, 60 तक आते आते समाप्त होता है। आपको पता ही है कि 1858 में जो भी परेशान किसान थे अपने खेत में नींद न उगाने का निर्णय लेते हैं, और जो भी बगान मालिक हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ अपना उठाते हैं। और बंगाल में नदिया जिले में ही गोविंदपुरी गांव में ये जो है शुरू होता है। और हरीश चंद्र मुखर्जी का ही जो हिंदू पेट्रियाट था, किसानों को पूर्ण समर्थन करता है। यही बात आपसे जस्ट पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध यादवों की संधि समाप्त हुआ था? देखिए, पहला जो है आंग्ल बर्मा युद्ध ही, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। 1824 से 1826 तक चला था, और बर्मा राज्य में सीमाओं का जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तारित होना। ठीक है, और यहीं पे बाकी दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध तो देखेंगे तो 1852 वगैरह के आसपास, खैर अपना तो यहीं पे था। ये अगला लिख रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद बताइए। भारत में शस्त्र लाइसेंस जारी करना, आईसीएस परीक्षा भर्ती आयु में कमी, जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता की समाप्ति। देखिए, हिंदी भाषा में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध की बात थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? इल्बर्ट बिल विवाद नहीं, ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ठीक है, जाति भेद पे आधारित न्यायिक असमर्थता का समाप्ति था। ठीक है, कि जो आपका इल्बर्ट बिल विवाद में यही था, रिपन के समय था। ठीक है, तो इल्बर्ट के द्वारा जो है 1883 में प्रस्तुत किया गया था। बिल में यही था सिंपल, कि ब्रिटेन और भारत में जो ब्रिटिश नागरिक हैं इनके ओर से प्रतिक्रिया खूब देखने को मिला कि भारतीय लोग जो है ब्रिटिश लोग का फैसला जो है नहीं सुना सकते हैं। मेन कहानी यही था। ठीक है, ये जो है कहना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान पूना समझौता 1932 में सम्मिलित था? पूना। देखिए, लिख रहा है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति। आपको पता है कि पूना पैक्ट 1932 में होता है, 24 सितंबर, सॉरी याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को भीमराव। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे हॉस्पिटल में हूँ, दिमाग ठीक ठाक है नहीं। कहानी है कि देखिए, मेरा तबीयत तो ठीक उतना है नहीं, बाकी मेरे जो है अदर मेरे पापा जी का ही जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके वजह से हमको हॉस्पिटल में है। ठीक है, बाकी चलिए, आप सभी के लिए काम हम करते रहेंगे, मैं जितना मेरे को जैसे भी है। आप लोग बस थोड़ा सा प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द तबीयत जो है सुधार आए, कुछ ठीक हो। ठीक है, चलिए, बाकी भगवान से प्रार्थना ही हम लोग कर सकते हैं। अभी थोड़ा परेशानी वाला जो है समय चल रहा है, मेरे साथ बात करें तो। बाकी ठीक है, आप सबका आशीर्वाद प्यार रहेगा, बिल्कुल आप सबके लिए काम करते रहेंगे, और बेहतर तरीके से काम करेंगे। अभी के लिए थोड़ा हम आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि अभी आपको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। बाकी आपके लिए देखिए, कुछ ना कुछ समय निकाल के आपके लिए काम इसी में है। बहुत ही डिफ़िकल्ट हमारे लिए सिचुएशन है, आपके लिए काम करते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एक प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हो, जिससे जल्द जो है बेहतर हम आप सभी के लिए काम कर सकें। देखिए, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति की गई थी, बिल्कुल बात सही है। भीमराव अंबेडकर, और देखें तो जो हिंदू और दलित के मध्य जो भी सवर्ण हिंदू थे, ये समझौता किया गया था। तो जो पृथक निर्वाचक मंडल है उसको समाप्त करने की बात की गई थी। प्रांतीय विधान मंडल में, ठीक है, दिया है कि दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित। बिल्कुल, विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीट पहले जो 71 वो लोग दिए थे, ठीक है, वो अंग्रेज के द्वारा ये लोग 147 कर दिए, ये भी करेक्ट है। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 25% सीट। देखिए,
केंद्रीय विधानमंडल में 25% नहीं 18% की वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला देखिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने घेरे की नीति लाई। कंपनी ने राज्यों की रक्षा हेतु बफर स्टेट बनाने पर ध्यान दिया। कंपनी के मुख्य प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा इसमें अलग दिखेगा, चूंकि 3 स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन आपका है। ठीक है, देखिए पहला तो दे रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने घेरे की नीति लाई थी। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, घेरे का नीति जो है लाया गया था। अच्छा, अगला, कंपनी के राज्यों की रक्षा हेतु बफर स्टेट बनाने पर ध्यान। कंपनी के मुख्य प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। देखिए बफर स्टेट बनाने की बात थी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 और 3 में से केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। घेरे का नीति कब से कब तक चला था आपका, 1757 से लेकर 1813 तक। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही मैसूर मराठा के साथ जो है युद्ध, और उसके बाद अन्य रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे। देखिए संध्या सही है, काल भी है, और युगांतर भी। पायनियर इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1905 के बाद देखेंगे तो बहुत सारे समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष को पैरवी करते थे। जैसे बंगाल की संध्या, युगांतर, महाराष्ट्र का जो है काल प्रमुख था। ठीक है, संध्या के बारे में आपको बताएंगे कि 1906 में संपादन और प्रकाशन ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, ठीक है, किया गया था। ठीक है, पायनियर के बारे में ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश भारत में निकलने वाला एक समाचार पत्र ये भी था। 1876 में शुरुआत किया गया था, और ये जो है पायनियर नाम का जो पत्र था, समाचार पत्र था, सरकार को पूर्ण समर्थन करता था। ठीक है, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट कैसे करेगा, ऐसे आप लोग एलिमिनेट इसको कर सकते थे। अगला देखिए, काल के बारे में आपको बताई है कि पूरे देशभक्ति से ये प्रेरित था। ठीक है, साप्ताहिक ये परांजपे के द्वारा निकाला जाता था। युगांतर पता ही है आपको, बरिंद्र घोष, अभिनव चटर्जी, ये लोग थे इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संघर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए त्याग पत्र का कारण था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना भारत को साम्राज्यवादियों युद्ध में शामिल करना, यही था मुख्य कारण। ठीक है, यानी लिनलिथगो के द्वारा जो 1939 में जर्मनी के साथ भारत के युद्ध की घोषणा की गई थी, और भारतीयों के साथ कोई परामर्श लिए बिना ही घोषणा कर दी गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। किलप्पम, गोपाल चंद्र, बंधु चौधरी, सी राजगोपालचारी, ही ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है तिलक स्वराज कोष की स्थापना का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था तिलक स्वराज कोष का। रचनात्मक कार्यों का संचालन करना, स्वराजियों द्वारा 1923 के सुझाव, चुनाव के प्रतिभाग के लिए धन, असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए धन जुटाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, धन जुटाने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की निधन भी हुई थी, उन्हीं की स्मृति में लाया गया था। ब्रिटिश भारत में भारतीयों पे लगाए गए निम्नलिखित अभियानों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। नासिक है, दिल्ली है, अलीपुर है, और लाहौर है। अब देखिए सीक्वेंस लगाना है, वैसे यूपी में प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। नासिक षड्यंत्र केस कब था, ये 1909 में। दिल्ली षड्यंत्र, ठीक है, ये 1912 जो हाड़ी पे बम फेंका गया था। अलीपुर जो है षड्यंत्र, ये 1908 का। और लाहौर षड्यंत्र, ये जो है 1928। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस आप सभी का क्या बन जाएगा।
सबसे पहले 3, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हरित महाकुंभ का आयोजन जो है किया गया? हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया। बनारसी, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज में ही। ठीक है, 31 जनवरी 2025 को ही प्रयागराज में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हरित महाकुंभ देश भर में आपको बताइए है, 1,000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ता एकजुट हुए थे इसमें, हरित महाकुंभ में। उद्देश्य यही था कि पर्यावरण का और जल के संरक्षण के महत्व के प्रति लोगों को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। ठीक है, ये कुंभ मेला था, आपको पता ही है, हरित कुंभ था। कुंभ जो है 4 जगह ही आयोजित की जाती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। हाल ही में मनाए गए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय बताइए क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया संस्कृति आज टीम के द्वारा, बिल्कुल उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। देखिए थीम क्या था? 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी 2025 को मनाया गया था। थीम था विकास और विरासत, प्रगति के पथ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के संबंध में विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए लिखा है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, पहला। बताइए, देखिए अध्यक्ष इसके परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई विशेषज्ञ हो सकता है, मुख्यमंत्री नहीं। इसका उद्देश्य जल मार्गों का विकास और जल परिवहन को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि का इसका सदस्य होगा। दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में समाचारों में रही धनौरी आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? धनौरी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपको? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में ही ये धनौरी आर्द्रभूमि है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय, अच्छा ये किसके लिए फेमस है, कोई कमेंट करके बताएगा? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 2025 के बारे में। ठीक है, बताना है कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। लिखा गया है कि 32वां सम्मेलन हुआ इसका। ठीक है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 2025 32वां ही था। विषय था कला संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो बिल्कुल ये विषय इसका यही था। 8 से जो है 10 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही भारतीय विरासत संस्थान नोएडा। ठीक है, उद्देश्य था इसका, तो देखिए कहाँ पूछा जाएगा कि कहाँ किया गया था, याद रखेंगे नोएडा में। महाकाव्य पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्ति द्वारा विविध रूप से उजागर, तो सब स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, काशी तमिल संगमम 2025 के बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्यक्रम काशी और तमिलनाडु के बीच भावनात्मक जुड़ाव के लिए, बिल्कुल कोई डाउट तो है नहीं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित भी है। दोनों का दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाराणसी में ही काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण एक बार देखिए होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, एक बार तमिल में। ठीक है, तो इस बार वाला जो है आपको काशी में। अगला देखिए, भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में किया गया? ठीक है, ये लखीमपुर आपका खीरी में ही 22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा ही लखीमपुर खीरी में ही जिले के जो है कुंभी में देश का पहला ये बायोपॉलिमर प्लांट है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला है नियार घाट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में 2-3 कथन दिया गया है और इसमें बताना है कौन सा आपको सही होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ऊपरी गंगा मैदान में संरक्षित क्षेत्र है, करेक्ट है। दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र का हिस्सा भी है। गिर गिरवा नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है। सब स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर जो है डिलेमा के लेखक बताइए कौन है? श्री राम चोलिया, मेडे मई भूषण, अशिनव
देखिए माधव जो है गोडबोले, द बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर के लेखक कौन है? माधव गोडबोले ही हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, गंगा टास्क फोर्स के बारे में पूछा गया कि कौन सा सही है। गठन 1 जनवरी 2025 को लखनऊ में किया गया। स्थापना राष्ट्रीय स्वच्छ जो है गंगा मिशन के तहत किया गया। रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत गठित किया गया। सब सही है तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, और अगले पार्ट में जो है पूरा 100 प्रश्न डिस्कस करके और ये टेस्ट आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगता है। बाकी हम अपने तरफ से तो बेहतर आपके लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। और 25 तारीख से आप लोग टेस्ट देना नहीं भूलेंगे, सारे लोग के लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाकी जो ग्रुप वाले हैं उनको तो टेस्ट पहले से ही हम दे रहे हैं, लेकिन 25 तारीख से 25 को आपको एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग लेक्चर को शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।